ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर घनश्याम पांगती। नमस्कार। सकारात्मक सोच का हम सबके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो गए हों, लेकिन सकारात्मक सोच और खुद पर आत्मविश्वास बनाकर ही हम आगे बढ़ने में कामयाब हो सकते हैं। कोरोना का दौर भी कुछ ऐसा ही संकट का दौर है। हताशा और निराशा हम सब पर हावी हो रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि भविष्य बहुत धुंधला सा है, लेकिन हिम्मत मत हारिए और अपने आप को डिप्रेशन जैसी समस्या में मत जाने दीजिए। जिंदगी बेहद खूबसूरत है। ये समय गंभीर जरूर है, लेकिन ये भी दौर टल जाएगा। सकारात्मक सोच बनाए रखिए, उत्साह और उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़िए, मंजिल जरूर मिलेगी। कोविड-19 के प्रति आप सब सचेत रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगती। डॉक्टर घनश्याम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब के साथ हमारा संपर्क इस समय नहीं हो पाया है। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में बताया गया कि कोविड महामारी का प्रभाव बच्चों पर बहुत गहरा पड़ा है। उनकी मानसिक स्थिति को भी कोविड-19 ने प्रभावित किया है। और डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर घनश्याम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अविनाश जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि आज जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जो रिपोर्ट जारी की संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की, उसमें इस बात का जिक्र है कि कोविड महामारी ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। उसमें यह भी बताया गया है कि 18 से 24 साल की उम्र के लोग भी 15% ऐसे हैं जो कोविड के इस दौर में बहुत नकारात्मक सोचने लगे हैं। हताशा और निराशा और कहीं न कहीं डिप्रेशन भी उनके ऊपर हावी है। दौर ऐसा है कि आदमी नेगेटिव सोचने पर विवश हो ही जाता है। ऐसे में आप बतौर एक्सपर्ट क्या एडवाइस करेंगे कि अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन लाया जाए ताकि हम इस नकारात्मक दुनिया से निकलकर पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और जीवन में आगे बढ़ सकें? अविनाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो रिपोर्ट है जिसमें कि दिखाया गया है कि जो यंग लोग हैं, जैसे 18 से 24 का, इन सब में डिप्रेशन की बहुत ही प्रतिशत बढ़ गया है कोविड की वजह से। वैसे तो ये सभी आप कहें तो वृद्धों में भी देखा गया है। इवन बच्चों में तो और ज्यादा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि इनका ब्रेन उतना मैच्योर नहीं होता है और ये सब एक्सपीरियंस से ह्यूमन बीइंग और जो मनुष्य है ये गेन करते हैं कि आगे आप कैसे रिएक्ट करते हैं ऐसी सिचुएशन में। ये सिचुएशन बिल्कुल ही नई थी। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू की तरह इसी तरह की बीमारी आई थी, उसमें भी मिलियंस और लाखों लोगों की डेथ हुई थी। तो ये बहुत ही ग्रेव सिचुएशन थी और बिल्कुल ही ऐसी ही प्रॉब्लम डिप्रेशन की आ जाएगी। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम अपने परिवारजन, नेबरहुड सबको मिलजुल के रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करें और उनकी प्रॉब्लम सुने। और कई लोगों को तो जैसे बच्चों में ये देखा गया कि क्लासेस ऑनलाइन हो रही है तो मोबाइल फोन का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इतना ज्यादा हो गया कि वो एडिक्शन की मात्रा में आ गया है। लोगों ने, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट बहुत मुश्किल था इस समय में, तो फिजिकल स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो गई थी। तो ये सारे कारण थे जो कि डिप्रेशन को बढ़ा रहे थे, जो कि अब धीरे धीरे थोड़ा सा हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे खुल रहा है। हम घर में आपस में जो मिलजुल के रह रहे हैं, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और काउंसलिंग, अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है जिससे कि आप देखें कि वो खाना ठीक से नहीं खा रहा है, अपनी दिनचर्या उसकी चेंज हो गई है, यंग है, वो स्कूल जैसे अब कुछ बोर्ड के स्कूल खुल गए हैं, वो नहीं जा पा रहा है, अगर ऐसी कोई इशू है तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट या मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से हेल्प लीजिए और वो ऑलवेज अवेलेबल है। देयर इज अ हेल्पलाइन आल्सो फॉर देम। तो हमें
आपस में मिलजुल के रहना है, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना है, और जिनकी प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है उनके लिए मेडिकल या साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत पड़ेगी। AIR FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला पर विशेष कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं डॉक्टर घनश्याम पांगते। डॉक्टर घनश्याम, एक और चीज है, कल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया कि जो बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है उसमें उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी जो गंभीर बीमारियों से परेशान हैं। अब इस देश में रहने वाले वैसे अभिभावक ये जानना चाहते हैं कि अगर उनका बच्चा किसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो वो अपने बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है या ये जो प्रक्रिया है उसमें कहां वो उनका नाम दर्ज करवाएं ताकि उनको कोविड टीकाकरण में प्राथमिकता मिल सके। बिल्कुल आनंद जी, आपने जैसे बताया कि गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयारी कर रही है कि 12 से 18 वर्ष के जो यंग लोग हैं उनको भी ये टीका उपलब्ध कराया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि ये जो महामारी है इसको टाइम पे कंट्रोल किया जा सके। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये टीका यंग लोगों में देखा गया है कि कोविड की बीमारी उतनी घातक नहीं होती है जितना कि एल्डरली या वृद्ध लोगों में होती है, जिनको कि बहुत सारी पहले से हार्ट की या डायबिटीज की बीमारी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जब पहली बार टीका भारतीय सरकार ने पब्लिक के लिए लाया था, उसमें देखा गया कि 10 बीमारियों के नाम मौजूद थे, जैसे कि डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, हार्ट डिजीज है, किसी को किडनी फेलियर है। इसी तरह बच्चों में भी उन बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी जिनको कि जैसे कि कोई कैंसर से पीड़ित था और कैंसर से रिकवरी हुई है उनको, जिनको कि कई सारे किडनी फेलियर पेशेंट भी होते हैं, बच्चों में भी किडनी फेलियर होता है, वो पेशेंट जिनको कि हार्ट की बीमारी है, दिल की बीमारी है, या जिनको कि बहुत हाई इम्यूनोसप्रेशन जैसे स्टेरॉइड मिल रहा है, और कई सारे बच्चे हमारे टाइप 1 डायबिटीज भी होते हैं, शुगर की बीमारी से प्रेरित होते हैं। तो उन सबको प्राथमिकता दी जाएगी, और ये सब अवेलेबल, जैसे कि अभी तक देखा जा रहा है सारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो आपको कोविन ऐप या फिर आरोग्य सेतु ऐप से आपको ये सारी सूचनाएं मिल जाएगी। आप वैक्सीनेशन सेंटर में जा सकते हैं, वहां पर आप अपने जो ये मेडिकल रिकॉर्ड है बच्चे का, आप उसको शो करेंगे, और जहां तक है वो डॉक्टर उस बीमारी के बारे में देखकर उस बीमारी की लिस्ट में अगर वो होगा तो उस बच्चे को जरूर टीका फ्री में उपलब्ध कराया जा सकेगा। कुछ आंकड़े आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए वो बहुत सकारात्मक रहे। देश में 7 महीने में आज जो है वो कोरोना के सबसे कम मामले आए हैं और स्वस्थ होने की जो दर है वो 97.93% हो गई है। 209 दिन के बाद आज का जो आंकड़ा है सक्रिय मरीजों का वो सबसे कम है। डॉक्टर घनश्याम, ये आंकड़े एक तरफ उत्साहित भी करते हैं और ऐसा कई बार लगने लगता है कि कोरोना का दौर अब खत्म होने वाला है, लेकिन यही वो समय होता है जहां थोड़ी सी लापरवाही तीसरी लहर की आशंका बढ़ा देती है। आप श्रोताओं से क्या कहेंगे, ऐसे में उन्हें क्या करने की जरूरत है? बिल्कुल आनंद जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। पिछले इतने महीनों में हम पहली बार देख रहे हैं कि नंबर ऑफ नए केसेस 15,000 के करीब आ चुके हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 हमारे जो स्टेट्स हैं, जो हमारे प्रदेश हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, केरला है, तमिलनाडु, सिर्फ इन्हीं 3 प्रदेशों में 1,000 से ऊपर केसेस देखे गए हैं। बाकी सब में 1,000 से भी कम केसेस हो गए हैं और मृत्यु दर भी बहुत कम हो गई है। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है और हमें इससे बहुत हौसला मिलेगा कि हम इस लड़ाई को, इस जंग को बड़ी अच्छी तरह से डील कर रहे हैं। बट हमें बिल्कुल आपने जैसे फरमाया कि हमें कॉशन भी लेना है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन अगर कहें, जो कि इस समय सबसे उपयुक्त साधन है इस बीमारी को रोकने के लिए, अभी लगभग 50% को एक टीका लगा है, जबकि जो 2 टीके का पूरा प्रोटोकॉल है वो हमारे पास अभी 20% या कहो 1/5 लोगों को ही लगा है। तो हमें कुछ 3-4 महीने और संयम से रखने पड़ेंगे ताकि हमारे एटलीस्ट 60 से 70% लोगों को एटलीस्ट 2 टीके का पूरा प्रोटोकॉल लग जाए और उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अब ये जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दिवाली, दशहरा, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा भी बड़े जोरों शोरों से मनाई जाती है, तो हमें उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड वेव कभी भी बढ़ सकती है। ये 15,000 केसेस लाख में कन्वर्ट हो सकते हैं और जब ये लाख में बढ़ जाते हैं तो फिर आपके हॉस्पिटल्स, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा ओवरलोड कर देते हैं। तो हमें जो कॉशन है, जैसे कि मास्क पहनना,
दूरी 2 गज की दूरी रखना और भीड़ भाड़ वाली जगह से अवॉइड करना, हमें कुछ महीनों तक और संयम रख के इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। संयम और संकल्प के सहारे ही हम आगे बढ़ रहे हैं और कोरोना की इस लड़ाई में आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी। गुरुनाथ, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो गुरुनाथ जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा सवाल है सर, अभी ये जो इन्फेक्टेड जो केसेस है वो भी कम हो रहे हैं जी, और जो रिकवरी रेट भी 97 के ऊपर है, एक्टिव केसेस भी बहुत कम हुए। क्या सर हम ये समझे कि अभी धीरे धीरे हम कोविड फ्री हो जाएंगे? और मेरा दूसरा सवाल है सर, क्या कोरोना ने अपना नेचर या स्वभाव जल्दी जल्दी इन्फेक्टेड करने का या संसर्गित करने का जो उनका कम हुआ है, क्या उनका मतलब नेचर ऐसा कुछ बदल गया है कि कोविड के जो पेशेंट है वो कम आ रहे? और ये जो अपने देश में जो ज्यादातर दक्षिण भारत में है, उसी भाग में सिमट कर रह गया है, ऐसा लगता है आपको? अभी केरला में और महाराष्ट्र में और जो साउथ के और राज्य है वहीं पे ये सुनने में मिल रहा है सर। पहले सवाल पर इस कार्यक्रम में अभी चर्चा हुई है कि कोरोना के मामले कम आने का ये मतलब नहीं है कि कोरोना पूरी तरह खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, जो इनका दूसरा और तीसरा सवाल है उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, ये हर कोई जानना चाहता है कि ये थर्ड वेव आएगी और कैसे आएगी और आगे क्या कोरोना खत्म हो जाएगा। ये वैसे तो समय ही बताएगा। अगले साल हमें पता चलेगा कि जिनको कोरोना हो चुका है, जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है, क्या वो सेफ हैं। अभी तक का जो साइंटिफिक डाटा है वो कहता है कि कम से कम 6 महीने से 8-9 महीने तक तो अच्छी खासी इम्यूनिटी आपकी बॉडी में होती है कि आपको कोरोना सेकेंड टाइम रेयरली होता है। कुछ केसेस बहुत रेयर है। तो हमें ये देखना है कि जब हम 60-70% हमारी जनसंख्या को वैक्सीन लग जाए, तब वो जो हमारे जो पब्लिक है, कम्युनिटी है, वो कैसे बिहेव करती है वैक्सीनेशन के बाद। अभी जो देखा जा रहा है कि साउथ की केरला में और महाराष्ट्र में कुछ जगहों पे केसेस अभी भी हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि केरला में बहुत अच्छी तरह स्क्रीनिंग हुई थी और बहुत अच्छे आइसोलेशन से किया गया था पिछले 1-1.5 साल से, तो वो जो अब इन्फेक्शन है वो लोग होंगे जो कि उस 1.5 साल से अपने आप को बचा पाए और उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि इस समय बाकी के जो स्टेट्स हैं, प्रदेश हैं, उनमें केसेस कम है, तो हम अच्छी तरह मैनेज कर पा रहे हैं जो 2-3 स्टेट्स हैं। बट समय बताएगा कि ये पूरी तरह कोरोना हम अगले साल तक इसको कंट्रोल कर पाएंगे या हम ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉकेट्स में, छोटे छोटे स्टेट्स में, जैसे कि गांवों में, पेरिफेरी में, जहां या तो वैक्सीन नहीं पहुंच पाई है या जहां पर अभी इन्फेक्शन नहीं हुए हैं, शायद उस जगह पर थोड़े बहुत केसेस रह जाएं। बट अभी तक का ये अनुमान है कि शायद हम अच्छी तरह इसको कंट्रोल कर पाएंगे। 100% नहीं तो एटलीस्ट 70-80% तो हम इसको कंट्रोल में ले पाएंगे। जी बिल्कुल। राजधानी दिल्ली से अनिल जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते सर, और डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि जैसे मेरा सेकेंड डोज भी हो गया था जी, और कुछ खांसी वासी जैसी दिक्कत हो गई थी, तो उसकी जैसे दवाई खत्म होने के बाद हम वैक्सीन लेते हैं तो कितने दिन के बाद लें, और अगर थोड़ा लेट हो जाते हैं तो क्या इसका दूसरा डोज लेने का कोई फायदा होगा? अच्छा, दूसरा सवाल ये है सर जी कि जैसे इसमें वैक्सीन लगवाने के लिए आधार कार्ड जैसे कई प्रूफ मांगे गए हैं जी, तो किसी के पास अगर आधार कार्ड है और वो पहले जो सिम चल रही थी वो लिंक था, वो सिम किसी का जो खो गई, तो उसके बिना लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे, करें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं लगा रहे, उसका क्या समाधान है? देखिए, भारत सरकार ने कई पहचान पत्र जो हैं वो लिस्ट किए हैं कि उनमें से कोई भी एक जो आप आइडेंटिटी प्रूफ है वो ले जाकर अपना कोविड टीकाकरण करवा सकते हैं। कोविन ऐप पर भी सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं और भी बहुत सारे दस्तावेजों के सहारे आप खुद का पंजीकरण करा सकते हैं। डॉक्टर घनश्याम, ये जो इनका पहला सवाल है उस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, आनंद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोविन ऐप में आप कोई भी आधार के अलावा भी ले सकते हैं। दूसरा जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई
बीमार है, सर्दी जुकाम खांसी हो रही है, तो वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? कहने का ये मतलब है कि अगर कोई एक्यूटली सिक है, कोई बहुत तेज बुखार आ रहा है किसी को, कोई इतना सिक है कि ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है और वो एक तरह से बेड रिडन हो गया है, तो जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, सिक हैं, उनको वैक्सीन की फर्स्ट या सेकेंड डोज नहीं लगानी चाहिए। कुछ दिन वेट करना चाहिए और उसके बाद ही लगाएं जब आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े बहुत साइड इफेक्ट जो कि बुखार, बॉडी एक और थोड़ा बहुत गला खराश ऐसी तकलीफ हो सकती है, वो आपकी पहली वाली बीमारी से मिक्सअप हो जाएगी और उसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट इश्यू आ सकता है। तो एक्यूटली इल में नहीं लगाएं। दूसरा सवाल इनका था कि ड्यूरेशन अगर थोड़ी लेट हो जाए या थोड़े और ज्यादा दिन हो जाए तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जी बिल्कुल भी नहीं। जो गाइडलाइंस है, जैसे कि हमारे पास 2 वैक्सीन है, कोई 1 महीने के बाद लगा रहे हैं, पहले हमने इसी वैक्सीन को कोविशील्ड को 3 महीने के पहले ही लगाना शुरू कर दिया था। तो 10-15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के अंतर में दूसरी वैक्सीन लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप स्वस्थ हो तो आप सेकेंड डोज लगा ले। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से मुन्ना कुमार जी जुड़ गए हैं। मुन्ना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आनंद सर। नमस्ते। नमस्कार मुन्ना जी। डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न ये है कि लोग अभी भी कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना कुछ नहीं है, तो इनको कैसे अवेयर किया जाए? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, अभी भी उनके मन में डर है, तो क्या इसके अतिरिक्त मतलब कोई मेडिसिन उपलब्ध है क्या? धन्यवाद। डॉक्टर साहब, दोनों ही सवाल जो हैं वो लोगों की मानसिकता से जुड़े सवाल हैं और बहुत ही बढ़िया सवाल हैं, और आज के दौर में अगर इन सवालों का जवाब हर व्यक्ति तक पहुंच जाए तो शायद कोरोना की जो ये लड़ाई है वो इस देश के लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। क्या कहेंगे आप? मुन्ना जी, आपने बिल्कुल ही सही प्रश्न किया है। हमें लोगों की मानसिकता को बदलना है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है और साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, बहुत लाखों में एक को कुछ साइड इफेक्ट होता है। तो इसके लिए हमें अपने मीडिया और अपने सारे डॉक्टर्स एज वेल एज साइंटिस्ट का सहयोग मिल भी रहा है और हम ले भी रहे हैं। जिस तरह से ये प्रोग्राम चल रहा है, ये भी हम लोगों को जागरूक करने के लिए ही आनंद जी करवा रहे हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सबसे अग्रिम हैं इस सबको प्रचार में कि उन्होंने भी वैक्सीन लगाई है और इफेक्टिव है। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ के सबसे सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने सबसे पहले दिन सबसे आगे जाके वैक्सीन लगाई है और उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं हुई और अभी तक वो बिल्कुल सेफ है। और ज्यादातर मुख्यमंत्री से लेके हमारे जितने भी नेता लोग हैं, ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगा ली है। तो ऐसा किसी को सोचना ही नहीं चाहिए कि ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, और हर किसी ने लगा ली है और ये फ्री मिल रही है और इफेक्टिव भी है। तो मुझे पता नहीं क्यों लोगों को अभी भी कुछ प्रॉब्लम है कि ये वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, टाइम पे वैक्सीन लगा लीजिए। कुछ लोगों को बहुत ही सीवियर कोरोना होता है। ये अपने अड़ोस पड़ोस में जिन्होंने अपने नियर वन या परिवारजनों को खोया है, अगर वो किसी से ऐसी इसके बारे में पूछेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कोरोना कितना सीवियर हो सकता है और पूरी उनकी जिंदगी चेंज हो गई है कोरोना जब उनके फैमिली में फैल जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से हम सभी डॉक्टर्स लोग, मीडिया कर्मी, दूरदर्शन, AIR-FM सभी लोग मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। उत्तर प्रदेश के बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। छोटे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं जी? छोटे बच्चों को कोरोना संक्रमण से कैसे बचाया जाए डॉक्टर साहब? देखो, कोरोना से बचने के लिए तो वही साधन है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाएं, और बच्चे जैसे बहुत छोटे हैं उसमें थोड़ा सा मुश्किल है कि उनको मास्क वास्क पहनाया जाए, पर फिर भी छोटे बच्चों को जैसे आप बाहर नहीं ले जाएं, घर में रखें, अपने साथ रखें, और अगर वो 5-6 साल से ऊपर है तो उनको मास्क पहना सकते हैं। हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, तो इससे कोरोना बच सकता है। और वैक्सीन अभी बच्चों में आई नहीं है, बट बहुत जल्दी उनको वैक्सीन भी मिल जाएगी। बट अगर आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनको वैक्सीन लगी हुई है, अगर वो कोरोना से बचाव कर चुके हैं तो बच्चे भी सेफ हो जाएंगे उसी के साथ साथ। जी बिल्कुल, बच्चे भी सुरक्षित हो जाएंगे। राहुल पटेल जी जुड़ गए हैं मुंबई से। राहुल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार आपको भी और डॉक्टर साहब को भी। नमस्कार।
मेरे दो प्रश्न। एक तो मुझे ये जानना है, जैसे 12 साल के बच्चे लोग के लिए वैक्सीन आ रही है, तो मुझे ये जानना है कि 10 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आ जाएगी, और उसमें भी जो बच्चे दिव्यांग है 10 साल के, क्या उनको वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे हम कपड़े बाहर लॉन्ड्री में देते हैं प्रेस करने के लिए, तो जब हम वो लोग इस्त्री करते हैं तो क्या वो उसकी गर्माहट से क्या ये वायरस के कीटाणु मर जाते हैं? मुझे ये जानना है। धन्यवाद। जी डॉक्टर घनश्याम। जी हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत ही एक तो डिफिकल्ट भी है, बट अभी क्योंकि एक ये पब्लिक बीमारी ना एक जनरल नहीं है, ये पब्लिक की है, तो इसमें पूरी गाइडलाइन बन जाएगी कि किस एज को वैक्सीनेशन दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो, ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो। जी। तो जहां तक डाटा आ रहा है, जो कि हमारे विदेश से अमेरिका से डाटा है, तो 12 से 18 में इसको इफेक्टिव देखा गया है और कम से कम लोगों को प्रॉब्लम हुई है। तो जहां तक लग रहा है कि ये 12 साल की आयु रखी जाएगी, 12 से 18 जो एडअप होगी, तो 10 साल के बच्चे को शायद इस बार वैक्सीन ना मिल पाए, बट जैसे 2 साल बाद वो बड़ा हो जाएगा तो वो भी इस ग्रुप में आ जाएगा। तो ऐसा प्रेडिक्शन है मेरा कि 12 से 18 को पहले वैक्सीन मिलेगी। और इसके अलावा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर हॉट आयरन है, जी हाँ, अगर गर्म चीज से आप कपड़े प्रेस करते हैं तो एक तरह से वो स्टरलाइजेशन का काम करेगा और वायरस मर सकता है उसमें, ह्यूमिड से ज्यादा गर्मी से मर जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से राजू सिंह जी जुड़ गए हैं। राजू जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर, मेरे दो प्रश्न है। एक सर है कि जो हम मास्क है, एक में मास्क को कितनी बार लगाना चाहिए? तो सर दूसरा सवाल है कि ये सर दो टीके लगा के भी कोरोना हो रहा है, तो कितने प्रतिशत चांस है कि 2 टीके लगा के भी कोरोना हो सकता है? जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, आपके क्वेश्चन दोनों ही बिल्कुल इस समय के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे मास्क डिफरेंट यूज कर रहे हैं लोग, तो हमने या सरकार ने कहा है कि पब्लिक लोग कपड़े का मास्क, गमछा या बड़ा सा हैंकी रुमाल की तरह यूज कर सकते हैं मास्क की तरह, तो उसको 4-6 घंटे तक आप पहन सकते हैं। बट जैसे ही वो गीला हो जाए, आपके कफ करने से या लंबे टाइम से बात करने से बहुत सारे ह्यूमिडिटी भी आती है, गीले मास्क को न पहने। तो आप जैसे ही गीला हो जाए मास्क, उसको यूज करना बंद कर दे, उसको धो ले और दूसरा मास्क पहने। तो आपके पास 3-4 मास्क होने चाहिए जिसको कि आप यूज करें, पब्लिक के लिए मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा कुछ सर्जिकल मास्क होते हैं, कुछ N95 मास्क होते हैं, उसको हम लोग वो भी 4-6 घंटे पहन के हम रीयूज करते हैं, बट उसको धोना अलाउड नहीं होता कि धोने से उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, बट वो डॉक्टर्स या हेल्थ कर्मियों के लिए है। आपके लिए गीला मास्क चेंज कर दें और दूसरा मास्क पहने। दूसरा प्रश्न आपने पूछा था, मैं भूल रहा हूँ आनंद जी। ये इन्होंने जानना चाहा कि बहुत सारे लोगों को कोविड टीका की दोनों डोज लगाने के बाद भी संक्रमण हो रहा है, तो क्या दोनों टीका लगाने के बाद कितनी संभावना है कि संक्रमण से बचा जा सकता है? जी हाँ आनंद जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बताना चाहूंगा कि ये कोरोना वायरस जो है बहुत ही कंटेजियस है, बहुत ही संक्रामक रोग है। अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगाई और उसके सामने कोई कोरोना व्यक्ति जब आ जाता है और वो 2 मीटर के पास में होता है, तो लगभग 80 से 90% चांसेस है कि उसको कुछ मिनटों में ही कोरोना हो जाएगा। बट अगर आपने 2 डोज वैक्सीन लगाई है और आपको दूसरा डोज के बाद भी 2 से 4 हफ्ते हो चुके हैं, तो ये जो इन्फेक्शन रेट है वो 10-15% से ज्यादा नहीं होगा। आप क्लोज भी रहें और बिना मास्क के भी रहें, तब भी ये लगभग 80-90% तक, या जो कि वेस्टर्न कंट्रीज का डाटा है, या फिर 70% तक बाकी के वैक्सीन इफेक्टिव है। बट इससे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उन लोगों को जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उनको सीवियर डिजीज नहीं होती है, उनको जानलेवा कोविड नहीं होता है, उनको घातक कोविड नहीं होता है। उनको अगर कोविड होगा भी तो माइल्ड कोविड होगा, जिसमें कि थोड़ा सा बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी हो सकती है, बट उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ती है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि जो वैक्सीन लगाएंगे तो उसको आप उसकी जान बचा सकते हैं। तो अगर आपको कोविड हो भी गया तो वो माइल्ड होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वैक्सीन अगर पूरी तरह 100% कोरोना से बचाती नहीं है, तो जान से मेरे ख्याल से 99% लाइफ बचा सकती है ये वैक्सीन, 2 डोजेस। दिल्ली से शिवा जी जुड़ गए हैं। शिवा, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। नमस्कार शिवा जी। जी सर, मैं ये जानना चाहता था सर,
पिछले मतलब कि मंडे को हमारे बड़े भाई ने वैक्सीन 2nd डोज लगवाया था सर, तो आज उनको हल्का हल्का बुखार आ गया था सर जी। तो सर मैं उनको 1 टेबलेट पैरासिटामोल दे दिया था, लेकिन अभी भी सर बुखार है, तो क्या हम उन्हें दिन में 2 या 3 टेबलेट पैरासिटामोल दे सकते हैं सर? जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, ये कॉमन है कि कोई भी वैक्सीन जब लगती है तो 1 से 2 दिन के बाद बुखार आ सकता है। पैरासिटामोल बिल्कुल सेफ है। 4 से 6 घंटे में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। 500 मिलीग्राम की पैरासिटामोल टेबलेट, अगर वो 50 या 60 किलो वजन से ज्यादा है। बस ये ध्यान रखें कि वो खाना खाने के बाद ये दर्द की गोली या बुखार की गोली दी जाए। और उनको अगर कोई लीवर की डिजीज है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो ही डॉक्टर की सलाह लेने के लिए अस्पताल का रुख करें। अदरवाइज 4 to 6 आवर्ली में आप पैरासिटामोल रिपीट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी, स्वागत है आपका। रिंकी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, ये जो समय है भारत में, वो त्योहारों का मौसम है। परसों से दशहरा की शुरुआत हो जाएगी, नवरात्रि की शुरुआत है, दीपावली भी बहुत नजदीक है और भी इस बीच बहुत सारे पर्व त्योहार है। ये समय है जब बाजारों में भीड़ होगी, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, उन्हें बधाइयां देंगे। ऐसे में संक्रमण का नया स्वरूप भी सामने आ सकता है और तीसरी लहर की आशंका भी बढ़ सकती है। क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं को आप? बिल्कुल आपने सही फरमाया। जैसे कि अब दिवाली, दुर्गा पूजा जो कि दिनों तक चलती है, इस सब में हमें अपना ख्याल रखना है और अपने क्लोज रिलेटिव के यहाँ जा सकते हैं आप। एक बायो बबल कहते हैं कि आप कुछ लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं क्लोजली, बट भीड़ भाड़ वाली जगह में मैं कहूंगा कि अभी भी अवॉइड कीजिए। अभी हम लोग ये कोविड से 3rd वेव से पूरी तरह सेफ नहीं हुए हैं, तो हमें संयम और संकल्प का पूरा ध्यान रखते हुए कुछ महीनों तक, और मे बी इस नए साल तक हमें 3 महीने और ठीक से संयम से रखने पड़ेंगे और नए साल में फिर हम मे बी कोविड फ्री हो पाए। दिल्ली से तापस जी जुड़ गए हैं। तापस जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। मैं तापस कुमार हाजरा, सागरपुर न्यू दिल्ली से। सर, मेरे को क्षमा कीजिए, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। हमारा गांव में कहीं भी जाता हूँ, देखता हूँ दारू का सरकारी जो दुकान है, वो शराब का दुकान, वो गली मोहल्ला चौराहे पे कोई भी जाता हूँ देखा ही देता है। क्या इतना शराब का दुकान होने का बावजूद क्या हमारा देश रोग मुक्त हो पाएंगे? धूम्रपान किसी भी तरह से शरीर के लिए हानिकारक है और कोरोना के इस दौर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी ये बहुत बुरा असर करता है। ऐसे में हम सब अपने श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि वो धूम्रपान छोड़ दें। ये उनके जीवन की खुशहाली के लिए बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में भी समय कम है, चलते चलते आप क्या संक्षेप में जोड़ना चाहेंगे? संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय नागरिकों ने बहुत अच्छी तरह संयम से पिछले 1.5 साल से ये कोविड को कंट्रोल में लिया है, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी इस त्योहार इस सीजन में भीड़ भाड़ वाली जगह अवॉइड करें। मास्क, कोई भी कपड़े का मास्क उसको यूज करें, हैंड हाइजीन का ख्याल रखें और कोरोना मुक्त अपने घर को और अपने पड़ोस को रखें। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आनंद जी, धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर घनश्याम बता रहे थे कि इस समय संयम और संकल्प की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप जहां भी जाएं मास्क जरूर लगाएं, सुरक्षित दूरी का पालन करें, अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर घनश्याम पांगती। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।